So we were taking this question. इसमें क्या दिया हुआ है? AB and AD are two equal forces working on the vertex A of the quadrilateral ABCD, where CD and CB at C, whereas CD and CB at C. Show that the resultant of all the forces is equal to 4FE vector, where E and F are the midpoints of AC and BD. Okay. So let's understand. एक फिगर हमारे पास है. Four side का फिगर we will make. This is A, this is B, this is C, and this is D. उसने बोला AB वेक्टर आपके पास एक है और AD वेक्टर है आपके पास. अब उसने क्वेश्चन में आपको बोला है AB और AD आर द टू इक्वल फोर्सेस वर्किंग ऑन वर्टेक्स ए. मतलब वर्टेक्स ए से दो इक्वल फोर्सेस हैं. तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं जो इस वेक्टर होगा वो ए वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर होगा बिकॉज इक्वल है. नेक्स्ट, वेयर एज CD एंड CB एट वर्टेक्स C. तो CD और CB जो है वो C वर्टेक्स से निकलने वाले दो इक्वल फोर्सेस हैं. सो लेट्स से ये वेक्टर मेरे लिए B वेक्टर हो जाएगा और ये भी मेरे लिए B वेक्टर हो जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास जो नेट फोर्स है, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, वो 4FE वेक्टर के बराबर होगा. तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पिक्चर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो है वो कितना फोर्स है जो हमारे पास पिक्चर में दिया हुआ है. तो अगर हम ऑब्जर्व करें रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, सो ऑल द फोर्सेस सम अप टू एक्चुअली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि दो ए वेक्टर निकल रहे हैं और दो बी वेक्टर निकल रहे हैं. तो 2A वेक्टर और B वेक्टर इज द नेट फोर्स यू कैन से व्हिच इज अवेलेबल इन द गिवन फिगर. ये फिगर में अवेलेबल फोर्स है हमारे पास. ये सर ये जो है वो जीरो इक्वेट करते वो नहीं है ना? नहीं, क्वेश्चन में दिया है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, तो नेट फोर्स हमारे पास अगर हम ऑब्जर्व करें तो कितना फोर्स है. वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है ना दोनों. तो बेटा हम ऐसा नहीं बोल रहे ना कि ए पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, हम ऐसा नहीं बोल रहे. क्या क्वेश्चन ने ऐसा बोला ए पे कितना फोर्स लग रहा है? तो ए पे तो जीरो फोर्स है. अगर आप पूरे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, ए माइनस बी, बी माइनस ए, जीरो. तो ए पे जीरो है. गेटिंग माय पॉइंट? वो ऐसा नहीं बोल रहा है ना कि ए पे कितना फोर्स है बताओ, बी पे कितना फोर्स है बताओ, सी पे कितना है बताओ, डी पे कितना है. वो ऐसा नहीं बोल रहा है आपसे. क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो सारे फोर्सेस, टोटल फोर्सेस कितने हैं? अगर हम इसको नाम दे रहे हैं ए वेक्टर, लेकिन अगर हम ए वेक्टर नाम भी नहीं देते, हम बोलते ए बी एक फोर्स है, ए डी एक फोर्स है, सी डी एक फोर्स है और सी बी एक फोर्स है. तो टोटल फोर्स कितना है? ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर. समझ गया आप मेरी बात? यही तो रिजल्ट, यही तो टोटल फोर्स है आपके पास. ओके नेक्स्ट. अब उसने क्या बोल दिया, अगर इन डायगोनल्स की हम बात करते हैं, सो दीज आर टू डायगोनल्स व्हिच यू हैव. ये दो डायगोनल्स है आपके पास और उसने बोल दिया कि इनके मिड पॉइंट है ई और एफ. सो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एसी एंड BD रिस्पेक्टिवली. तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू FE वेक्टर फ्रॉम F टू E. ठीक है, इसने ऐसा बोल दिया आपसे. कोई बात नहीं. तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लेट्स अस अंडरस्टैंड. अगर F मिड पॉइंट है और E मिड पॉइंट है, ध्यान समझना, अगर F मिड पॉइंट है और E मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो ये वाला अगर मैं बात करता हूँ, ये वाला भी A वेक्टर है, ये वाला भी A वेक्टर है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा F, ठीक है ना, उस पे पोजीशन, उस पे वेक्टर कितना होगा, व्हाट विल बी द वेक्टर पोजीशन ऑफ दैट. मैं बोल सकता हूँ ये भी ए वेक्टर होगा. हाँ सर. सिमिलरली ध्यान से समझना, ठीक है ना. तो ये आपका ए वेक्टर हो गया. नहीं सर, कैसे है? वेक्टर समझ में नहीं है. फिर से देखो, ये एक पॉइंट होता है, ई वेक्टर पे ए वेक्टर होगा ना. ई पे देखो ये ए वेक्टर है. सुनो साहिल, मैं बता रहा हूँ, सुनो सिर्फ. ये बी वेक्टर है, इसको आपने ज्वाइन कर लिया. तो इसका मिड पॉइंट क्या होता है? बी वेक्टर बाई टू. ठीक है ना. अब अगर ये ए वेक्टर है आपके पास और ये ए वेक्टर है आपके पास, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ए वेक्टर. इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? हाँ सर. ओके चलिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, पर सर पॉइंट डी पे थोड़ी ए वेक्टर. क्या हो गया पॉइंट डी पे? मिड पॉइंट किसका लिया मैंने? सब तक इस ट्रायंगल की बात चल रही है. समझ आ गया आपको? सर तो बीडी का मिड पॉइंट लेंगे. हाँ, तो बीडी का मिड पॉइंट एफ है. ठीक है. तो सर वो ए वेक्टर कैसे आया हूँ पूछ रहा हूँ. अरे मेरे बेटे, ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, तो ये मिड पॉइंट ए वेक्टर ही होगा. इन दोनों का मिड पॉइंट है ना ये. अरे सर वो कॉर्नर वाला ए वेक्टर कहाँ से आया?
वो अरे एक और इक्वल फोर्सेस है, इक्वल क्वेश्चन में इक्वल फोर्सेस दिया हुआ है, इक्वल सर, पर फोर्सेस वो तो क्वेश्चन में दिया है। वेक्टर होगा ना फोर्स तो। अरे वेक्टर होगा कुछ, मतलब ए वेक्टर ही होगा ना, लेंथ इक्वल होगा ना, इक्वल फोर्सेस है तो। अगर इक्वल फोर्सेस है तो दोनों इक्वल होगा ना, अगर ए ले रहे हो तो दोनों हाँ ए हाँ लेना सर। पड़ेगा, बी ले रहे हो दोनों बी लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए ना, इक्वल फोर्स है तो। अरे मेरे बेटे, मुझे एक चीज बताओ आप, ए वेक्टर मैंने आपके समझने के लिए बोला है, इसका मतलब क्या है, जो ये वेक्टर है उसको उठा के मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ना भाई, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा ना यहाँ पे, अगर हम मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ना यहाँ पे, सेम वेक्टर उठा रहे हैं। आपको अगर वेक्टर की भाषा समझ नहीं आती है, आप ऐसा समझ के चलो, मान लो मैंने एक 4 साइडेड फिगर लिया है ABCD, ठीक है। अब उसने एग्जामिनर ने क्या बोल दिया, AB वेक्टर और AD वेक्टर बराबर है, CB वेक्टर और CD वेक्टर बराबर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ मिड पॉइंट से, ध्यान से समझना, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज E एंड दिस इज F, कैन आई से दैट AF वेक्टर वुड बी इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर बाई 2? यस, बोल सकता हूँ ये। यस सर। चलो अब नेक्स्ट देख लो, अब ये E मिड पॉइंट है, ठीक है, किसका, इसका मिड पॉइंट है E, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, EF को अगर मैं यहां से ज्वाइन कर लेता हूं, तो अगर इस ट्राइंगल में अभी मैं ऑब्जर्व करूं, इस ट्राइंगल में मैं अगर ऑब्जर्व करूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखना आप, ठीक है ना, क्या मैं बोल सकता हूं EF वेक्टर वुड बी इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस एफ बी प्लस वेक्टर बाय एफ 2। से। AF प्लस CF बाई 2, कैन आई से दैट? हाँ सर। ओके, अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस ट्राइंगल के अंदर CF मिड पॉइंट है, CF वुड बी अ मीडियन, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं CF वेक्टर वुड बी इक्वल टू CD वेक्टर प्लस BC वेक्टर बाई 2। यस, नोट करते चलो वरना भूल जाओगे। ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने, फिर ये सेकंड पॉइंट लिखा हमने, फिर ये थर्ड पॉइंट लिखा हमने। अब मुझे EF वेक्टर निकालना है, तो EF वेक्टर कितना हो जाएगा, AF प्लस EF, तो AF कितना है, AB प्लस AD बाई 2 वेक्टर प्लस CD प्लस BC बाई 2 वेक्टर बाय 2। एलसीएम ले लोगे, क्या जाएगा आपके पास, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस BC वेक्टर बाय 4 इज इक्वल्स टू EF वेक्टर। इज इट क्लियर? प्रूव हो गया आपका, नोट कर लो, खत्म, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद सर एक मिनट रुको, फटाफट नोट कर लो। मतलब ए एफ और सी एफ को लिखा है ना। हाँ, सर वो ई एफ इक्वल टू एफ ए आएगा ना। EF इज इक्वल टू AF प्लस FC बाई 2। सर एफ ए प्लस एफ सी आएगा ना। क्या आएगा, एफ ए प्लस AF एफ प्लस सी। FC। हाँ वैसे लिख लो आप, तो यहाँ पे फिर आपको FE आ जाएगा, है ना। सर क्या बोल रहे हो। अरे मेरे बेटे, यहाँ पे EF लिखा है, आप वहां पे FE लिख दोगे तो FE के रिस्पेक्ट में FA और FC आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फटाफट लेट्स सर मूव ऑन। अरे सर। हो जाएगा, अब इसमें लिखो, सर एक मिनट। लिखना बाकी है क्या, हाँ लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट, आपके लिए सोल्यूशन भी अवेलेबल है। आप चाहो तो A वेक्टर B वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इसको, ठीक है।
So done. चलिए आगे चलते हैं। हाँ सर। चलें, हाँ सर। let's take this question. चलो, in triangle PQR, S and T are the 2 points on QR and PR such that QS is equals to 3 SR, then PT equals to 4 TR. If M is the midpoint of M is the point of intersection of PS and QT, then find QM is to MT. एक बार फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। एक ट्राइंगल PQR दिया हुआ है आपको। In triangle PQR, S and T are 2 points on QR and PR such that QS जो है वो 3 SR है। अच्छा, समवेयर थोड़ा सा इधर होगा। QS is 3 SR, तो ये 3:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, PT अपॉन TR is 4:1, तो PT कहीं यहाँ पे होगा। If M is the point of intersection of PS and QT, PS और QT को जो हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M। तो आपको बताना है QM is to MT कितना होगा। QM is to MT कितना होगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पेपर में पूछ सकता है, PM is to MS कितना होगा। एक ये भी रेशियो आ सकता है एग्जाम में, आपको फाइंड आउट करना है। So what will be the concept behind this is nothing but applying the section formula, and then we will be equating the coefficients of position vector M. Position vector M जब हम लिखेंगे तो उसमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे उन्हें हम कंपेयर करने वाले हैं। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं O को मैंने ओरिजिन ले लिया है, ठीक है। तो R मेरे लिए कितना हो जाएगा, कोई एक वेक्टर A वेक्टर ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं कोई वेक्टर B वेक्टर ले लेता हूं। तो S वेक्टर, S का कितना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। कैन आई से दिस विल बी 3/4 A वेक्टर। बेटा A/2 कैसे? हाँ सॉरी सर। नेक्स्ट, T का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। रुको पहले यहाँ ध्यान समझो। अब ध्यान से देखना, T जो है वो A और B को 4:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 5। डू यू एग्री? नो सर। बेटा this gets multiplied to this gets multiplied to this सेक्शन फॉर्मूले। हाँ ओके ठीक है, ये ऐसा होता है। चलिए अब नेक्स्ट, तो T का पोजीशन वेक्टर आपको मिल गया। अब अगर मैं M के पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं तो लेट्स से M gets divided by OT in the ratio λ:1 and M gets divided by PS in the ratio μ:1। ठीक है, λ:1 और μ:1 हमने रेशियो ले लिया। ओके, तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर M का निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। तो बेटा M का पोजीशन वेक्टर पहले जब मैंने निकाला तो वो मैंने निकाला लैम्डा टाइम्स दिस एंड 1 टाइम्स दिस। तो लैम्डा टाइम्स 4 टाइम्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 5 प्लस, अब ध्यान से समझना, 0 into 1 will be 0 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। तो M का पोजीशन वेक्टर आपके पास एक ही आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं M का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहता हूं तो दूसरा M का पोजीशन वेक्टर ये वाली स्ट्रेट लाइन से निकलेगा। तो यहां से M का पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालोगे? म्यू टाइम्स दिस वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय तो म्यू टाइम्स, यस, 3/4 A वेक्टर म्यू प्लस 1 टाइम्स B वेक्टर बाय म्यू प्लस 1। डू यू एग्री? अब M तो सेम है दोनों के लिए, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो लेट्स कंपेयर, कैसे आ जाएगा। तो आप A के कोएफिशिएंट को यहाँ से कंपेयर करोगे। तो पहले इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को जब मैंने रीराइट कर दिया तो आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स A वेक्टर, यस, प्लस लैम्डा बाय 5 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स B वेक्टर।
सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो इसको कैसे रीराइट करेंगे? 3/4, यस अलीअसगर, नहीं सर, हो गया सॉरी। थोड़ा सा टाइम देखो उसको आप, प्लस बी वेक्टर बाय म्यू प्लस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें कंपेयर करना है, तो यू कंपेयर दिस फर्स्ट इक्वेशन विद दिस फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा ध्यान रखना, ये 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 जो है ये ब्रैकेट में लिख दो इसको, ठीक है ना। और सिमिलरली आप इसको भी कंपेयर करें, दिस पार्ट इज टू बी कंपेयर्ड, ये वाला पार्ट इज टू बी कंपेयर्ड विद दिस। सो व्हाट डिड आई गेट टू नो फ्रॉम हियर? मुझे पता चल गया कि 4 लैम्डा अपॉन 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 जो मेरा है वो बराबर है 3 म्यू अपॉन 4 टाइम्स म्यू प्लस 1 के। एक इक्वेशन लैम्डा और म्यू में, दूसरा इक्वेशन है लैम्डा बाय 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू प्लस 1। ओके, तो दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हो आप। देखो तो आप क्या कर लो पता है, लैम्डा बाय 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, लैम्डा बाय 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन म्यू प्लस 1। तो इक्वेशन रीराइट हो जाएगी, 4 बाय म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू अपॉन 4 टाइम्स म्यू प्लस 1। पता चला आपको? ये वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दिया, कौन सा? ये वाला। तो म्यू प्लस 1 कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 3 म्यू, ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 3 म्यू। तो म्यू आ गया 3/16, सॉरी 16/3। म्यू आपके पास आ गया 16/3, नोट कर लो। तो म्यू आ गया 16/3। तो म्यू अगर आपके पास 16/3 आ गया तो लैम्डा भी आप निकाल सकते हो, निकाल लो। कितना आ रहा है लैम्डा? फिफ्टीन बाय फोर 15/4 आ रहा है, करेक्ट। लैम्डा 15/4 आ जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा 15/4 का मतलब क्या है? डिवाइड इन द रेशियो 15:4। हाँ सर, ओके, चलिए आगे वो चलते हैं। लेट्स 16 टेक, 3 यस लिखना बाकी है 2 मिनट। अली इसका जल्दी जल्दी लिखो, राइट सर वो फास्ट। पीएम और एमएस का रेशियो निकालना हो तो? निकाला ना बेटा आपने, अभी तो निकाला म्यू का वैल्यू अच्छा 16/3। हाँ हाँ, ओके ओके। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। चलिए क्या सर फिर वो सर चलो सर, अली असगर क्या हुआ बोलो? मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा। सर क्यों बाद में करोगे? मेरे साथ साथ करते चलो ना। सर यस बेटा। क्यूएम और एमएस का निकालना हो तो? क्यूएम और एमएस का? हाँ क्यूएम और एमएस कैसे निकलेगा बेटा? लाइन थोड़ी बन रही है क्यूएम और एमएस। ठीक है। आप समझ गए ना, लाइन का रेशियो निकालते हैं ना अपन, ठीक है। सर हो गया। चलिए लेट्स लेट मूव ऑन। लेट्स टेक दिस नाउ। Median of triangle ABC from A gets bisected at E and BE meets AC at F. Find AF is to AC. ये क्वेश्चन आप लोग कर लो फटाफट फटाफट। सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम रहेगा। चलिए लेट्स ड्रॉ द फिगर। ये ट्राइंगल एबीसी है आपके पास। हम मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम ए गेट्स बाइसेक्टेड एट ई। ए से मीडियन ड्रॉ कर दिया, ई पे बाइसेक्ट करना है। एंड बीई मीट्स एसी एट एफ। अच्छा, क्वेश्चन ने कुछ बोला मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम ए सर ई गेट बीच में आना बाइसेक्टेड। चाहिए ना? जब बाइसेक्ट हो रहा है तो बाइसेक्ट हो रहा है, मीडियन पहले तो बना लो, और वो मीडियन बाइसेक्ट हो रहा खुद है। ई पे, हाँ सर ई यस बिल्कुल बिल्कुल।
एंड मीट्स बीई एंड बीई मीट्स एसी एट एफ। तो अच्छा, इसको ज्वाइन करें आप तो ये पॉइंट आपके पास एफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम देते हो आप, डी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब हमें ये दिया हुआ है, अब आपको बताना है AF is to FC का रेशियो क्या होगा। सर इसमें ई वाले को इक्वेट कर देंगे। यस, ई वाला, लेकिन एक्चुअली डायरेक्टली बता सकते हैं, इक्वेट करेंगे F को, जो निकालना है उसको इक्वेट करेंगे ना। सर ई का तो 1:1 दिया हुआ है। पर ई का सर एफ हाफ, की दो इक्वेशन कैसे आएगी? क्योंकि दो लाइन है अपने पास। सर एक तो एसी वाला एसी वाले में λ/1 ले लेंगे और एक को बी वाले में μ/1 ले लेंगे। एक में एक्सटर्नल बन रहा है, देखो ना, अब एक में एक्सटर्नल है, एक में एक्सटर्नल है और एक में इंटरनल है। कैसे, देखो, मान लेते हैं इसको पोजीशन वेक्टर, शुरुआत ही यहीं से हो रही है, ओरिजिन इसको ले लिया जाए, इसको आपने बी वेक्टर ले लिया, इसको आपने सी वेक्टर ले लिया, तो डी का मिड पॉइंट हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 और ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 4। यस, यस और नो भाई, डी हो जाएगा ना बी प्लस सी बाई 2। यस, ई कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 4। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं मुझे एफ का पोजीशन वेक्टर निकालना है ना, एफ का पोजीशन वेक्टर निकाल के इक्वेट करना है, तो मैं बोल देता हूँ ये λ/1 रेशियो में करता है, ये μ/1 रेशियो में करता है। कैन आई से दैट? सर तो दोनों इंटरनल ही है। एफ तो बेटा ई इंटरनल है, एफ तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ना। हाँ सर, पर निकाल इंटरनल वाले से निकाल सकते हैं ना, ई को फिर इक्वेट कर देंगे। भाई माइनस कर लो, बट यूजुअली व्हाट वी डू इज कि भाई ये दिख रहा है क्लियर आंखों से, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं बी ई और एफ को, ठीक है, तो ये रेशियो मैंने बोल दिया, ये λ/1 रेशियो है। ओके, तो ई का पोजीशन वेक्टर मालूम है, बी का पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो एफ डिवाइड्स बीई इन द रेशियो λ+1 और लैम्डा। हाँ सर, ओके। ठीक है, सर ई डिवाइड कर रहे हैं ना बीएफ को λ/1 में। सर वो ई को बाहर निकाल देंगे तो भी एफ कर के लिए सकते हैं। λ+1 ले सकते हो आप। एफ के लिए अगर आप एक्सटर्नल लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट λ+1 वाला रेशियो ले लो, या ई से अगर आप एफ निकालना चाहते हो तो इंटरनल वाला लगाओ, दोनों लगा सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगता है। सर ई को बाहर निकाल देंगे तो भी हो जाएगा। ई को बाहर निकाल दे, अरे निकाल मतलब सर रोटेट कर लो। करके ऐसा कर दो एफ ई, तो बिल्कुल, λ+1 और लैम्बडा हो जाएगा ना, और 1। यस, λ+1 और -1 हो जाएगा उधर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ट्रीट कर देते हैं, λ+1 ये रेशियो है और ये 1 रेशियो है। ठीक है, तो f डिवाइड्स बीई इन द रेशियो λ+1:1 एक्सटर्नली। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, f का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ऐसा बोल सकते हैं क्या, 1 गेट्स मल्टीप्लाइड टू b के कोऑर्डिनेट्स, b वेक्टर प्लस, सॉरी माइनस लगाना पड़ेगा ना एक, तो माइनस में लगाएंगे इसको, तो λ+1 के साथ e के कोऑर्डिनेट्स क्या है, b प्लस सी बाई 4 माइनस b वेक्टर अपॉन λ+1 -1। एक बार फिर से समझा सकता हूँ। बेटा आप खुद कर लो, आप खुद से करो, और आपका नहीं आता है तो मुझे बताओ, तुम मेरा कॉपी मत करो, तुमसे खुद से हो जाएगा। ठीक है, ये f का पोजीशन वेक्टर मैंने लैम्डा के टर्म्स में निकाला, आप निकालो अपने मेथड से जो आपको सही लगता है। अब AC वाले मेथड से मैं निकाल रहा हूँ, AFC μ/1 का रेशियो है 0, C वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, μc/μ+1, ये f का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लो, लैम्डा और म्यू निकल आएगा। फटाफट बता दो मुझे क्या रहा है आपका, म्यू की वैल्यू 1 आ रही है। कितनी आ रही है म्यू की वैल्यू, 1 आ रही है। म्यू की वैल्यू 1 आ रही है, तो यू आर सेइंग f इज अ मिड पॉइंट। सर λ=3 आ रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अच्छा, म्यू निकालो बेटा, हमें तो AF is to FC निकालना, AF is to AC निकालना है।
चलिए, तो 1 आएगी या नहीं? नहीं आएगी। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पहले b का कोएफिशिएंट निकाल के उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो b का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा प्लस 1/4 लैम्डा माइनस ऑफ 1 इज b का कोएफिशिएंट। तो ये तो 0 होना चाहिए, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 होना चाहिए, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, लैम्डा 1/3 होना चाहिए। ठीक है, देख लो आपका भी यही आ रहा है क्या, लैम्डा प्लस 1/4 लैम्डा। अच्छा, इधर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, रुको, ये है ना -1 जो है वो भी लैम्डा के नीचे है। ओके, देखो देखो देखो, ये ऐसा है, लैम्डा प्लस 1/4 -1 डिवाइड बाई लैम्डा, ये 0 के बराबर है। ठीक है, हाँ सर। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, देख लो 3 आ रहा है आपका भी। सर चेक कर लो सारे बच्चों का क्या आ रहा है, बताओ मुझे फटाफट फटाफट, व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग। सर -1 आ रहा है। टू हाफ आ रहा है। कितना आ रहा है, हाफ। -1 लैम्बडा। -1। सर म्यू हाफ आ रहा है। लैम्डा -1 आ रहा है आपका, हाँ सर, आपका भी वही आएगा इससे। कैसे ही आएगा, अरे ये वहां चला जाएगा तो 0 हो अरे तो जाएगा। लैम्बडा -3 = 4 लैम्बडा होगा ना। अरे हाँ कैसे होगा भाई, ये वाला 1 चला जाएगा, फिर ये 4 चला जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। अच्छा, हाँ सर। एनसी -1 कैसे आ रहा है आपका लैम्डा, सो वो थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया, वो लैम्बडा को मैंने इंटू 0 करके लैम्बडा ही लिख दिया। देखो देखो क्या आंसर आ रहा है, बताओ मुझे। मेरा सर 3 आ रहा है, म्यू हाफ आ रहा है, म्यू हाफ आ रहा है, म्यू हाफ आ रहा है। म्यू हाफ आ रहा है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, म्यू हाफ ही आएगा, करेक्ट। साहिल सही आ रहा है, म्यू शुड कम हाफ, म्यू हाफ आ जाएगा आपका। म्यू हाफ का मतलब क्या है, 1:2 रेशियो। ठीक है, तो AF:FC का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, कर लो फटाफट फटाफट। अब इसके बाद सी का कोएफिशिएंट कंपेयर करना, आपको लैम्डा 3 मिल जाएगा, उसके बाद यू हैव टू कंपेयर सी का कोएफिशिएंट। तो सी का मेरा तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। सर म्यू हाफ आ रहा है। म्यू हाफ आ रहा है, बिल्कुल सही है टेंसी। अलियसगर चेक कर लो, तुम्हारी कैलकुलेशन बोर्ड पे अभी किया हुआ है जो हमने। ऐसा मैंने आपने बोला कि खुद से करो, तो मैंने खुद से किया तो मेरा आ ही नहीं रहा है। अरे तो खुद से किया होगा तो तुमने अपने थ्योरम थोड़ी लगाए होंगे, फॉर्मूला तो लगाया होगा ना। नहीं खुद से सर, का मतलब आपने ओरिजिन क्या कंसीडर किया है, मैंने बी को ओरिजिन कंसीडर किया। क्या, सर आपने ए को ओरिजिन कंसीडर किया ना, मैंने वो बी को ओरिजिन कंसीडर किया। हाँ ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन मैच करूं? ठीक है, तुमने क्या किया, एक पर तुम कंसिडरेशन अपने हिसाब से क्यों कर रहे हो, जब तुम मेरा सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो तुम शुरुआती गलत क्यों कर रहे हो। तुमने जिससे किया उससे भी आंसर आ जाएगा। तुमने इसको ओरिजिन लिया है, तुम्हारे लिए मैं देखो कर रहा हूँ ब्लू से, इसको ओरिजिन लिया आपने, इसको क्या लिया, सर मैंने सी को ए वेक्टर और ए को बी वेक्टर लिया। बी वेक्टर लिया, तो इसका ये पॉइंट क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। ए वेक्टर बाई 2 होगा ना, बी कहाँ से आ गया, सॉरी 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 सर, मैंने ए वेक्टर बाई 2 ही याद है? लिखा। हाँ सर, मैंने ए वेक्टर बाई 2 ही लिखा है। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, इसका ई का हाँ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2/2। क्या बात है, वेरी गुड, तुमको तो अवार्ड मिलना चाहिए, अरे यार, खिलाड़ी हो क्या तुम, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने भी नहीं आता तुमको। मैं वही तो बोला। क्या बोला तुमने, यही बोला, हाँ सर, तुमने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2/2। नहीं, ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2 और बाई 2। ठीक है चलो, आ गया ना ये तुम्हारा। हाँ अब सेक्शन फॉर्मूला लगा ले क्या, लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, क्या आएगा,
ये रेशियो इक्वल था, अब हमें λ/1 रेशियो, तुम्हारे लिए कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, देख लो अब यहाँ पे 0 b वेक्टर बाई 2 प्लस a वेक्टर बाई 4, ओके। हाँ और आपको f निकालना है, क्या रेशियो लिया यहाँ पे λ/1, क्या लिया तुमने भाई, रेशियो भी तुम बताओ क्या लिया तुमने, नहीं λ/1 लिया। λ/1 लिया, ठीक है। तो λ/1 लिया तो रेशियो एक्चुअली क्या लेंगे, λ+1:1 रेशियो लेंगे, f एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, कैसे किया तुमने, सर मैंने तो f का भी कोऑर्डिनेट निकाल दिया था। नहीं हाँ ठीक है सर, ठीक है। फंडे ही नहीं तुम्हारे, सही है, चलो नोट कर लो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप डू इट इन होमवर्क। सर ये वाला, हाँ बेटा, सर एक मिनट, कोई भी एक स्टूडेंट ग्रुप में डाल देना स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करेंगे अभी, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ABCD is a parallelogram and 2 points P and Q divide BC and DC in the ratio 2:3 and 1:3 respectively. Find ratio in which AC and PQ. ABCD is a parallelogram and 2 points P and Q divide BC and CD in the ratio 2:3 and 1:3. Find the ratio in which AC and PQ इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, एक मिनट रुको, AC and PQ के बारे में कुछ होना चाहिए। Find the ratio in which AC and PQ are divided at their point of intersection. इसको कंप्लीट ऐसे कर लेंगे, AC and PQ are divided at their point of intersection, ठीक है। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट, यस बेटा, फिगर पहले बना लेते हैं एक बार, लेट्स मेक द फिगर। ABCD आपका पैरेललोग्राम है, 2 points P and Q divide BC and CD। तो P यहाँ पे ले लेते हैं, जो BC को डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:3। सो फ्रॉम B to C जाएंगे, ध्यान रखना BC को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है एंड DC को रेशियो को डिवाइड कर रहा है 1:3 में। तो DC को डिवाइड कर रहा है 1:3 रेशियो में। नेक्स्ट Q इसको मार्क कर लो आप। सो यू हैव टू टेल फाइंड द रेशियो इन व्हिच AC and PQ are divided by the point of intersection। तो AC आप बना लेंगे सर, वही सेक्शन फॉर्मूला इक्वेट कर देंगे भाई ना। बिल्कुल, और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा लेट्स से R, ठीक है।
फाइंड द रेशियो इन व्हिच AC and PQ आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो AC और PQ को R किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सर ए ओरिजिन। ठीक है, A ओरिजिन ले लें आप, B वेक्टर ले लें इसको आप, C वेक्टर, D वेक्टर। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे आपके पास? बी प्लस नहीं सी को ओरिजिन लेते हैं ना, कैलकुलेशन में थोड़ा। सर एक को ही रहना था। सर एक कोई और भी ले लो यार, कोई भी ले लो अली असगर, तुम भाई मैथमेटिक्स सही से करो यार, तुम ABCD को इधर मत लो, तुम जो हम कर रहे हो उसको रिलेट कर लो, कोई टेंशन मत लो ज्यादा, ठीक है? P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा यस यहाँ? सर। P का पोजीशन वेक्टर 2C + 3B/2 5 by 5। हाँ यस, कितना हो जाएगा यहाँ पे? B तो ये आ जाएगा 2C/3B 2C + 3B by 5। अपॉन 5, हाँ ठीक है? और Q क्या हो जाएगा आपके पास? 3D प्लस C + 3D/4। हाँ 3D प्लस C/4 भाई। हाँ सर। देख लो फटाफट फटाफट। हाँ सर, 3D + C/4। 3D + C/4, यस सर। ठीक है? हाँ सर। सेक्शन फॉर्मूला लगा लो फटाफट फटाफट, रेशियो बता दो मुझे क्या क्या आ रहे हैं। लेट्स से रेशियो को आप ले लें λ/1 और इस सर एक रेशियो मिनट μ/1। सर वो मिड पॉइंट है तो 1 1 ही होगा ना। P और Q का मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ऐसा कहाँ लिखा है? आपने तो लिखा आखिरी में। डिवाइडेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा। अच्छा चलिए लेट्स सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 3D + C बाय आपके पास ये आ जाएगा 4, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2C + 3B by 5। अब मुझे निकालना है यहाँ पे R का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना? ये आ जाएगा आपके पास Q, ये आ जाएगा P। ओके, तो ये μ/1 रेशियो लगा दो आप। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? μ टाइम्स 2C + 3B by 5 plus 1 times 3D + C by 4 by μ+1, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये कंपैरिजन यहाँ से आप कर लेंगे। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ये वाला, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कितना हो जाएगा ये?
लैम्डा सी बाय लैम्डा प्लस 1. यस, यस सर. ठीक है. ये भी आपके पास आर का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, लैम्डा सी बाय लैम्डा प्लस 1. अच्छा, और एक चीज, आपको एक और रिलेशन पता है यहाँ पे 3 वेक्टर आ गए अब, ठीक है ना. एक ये आपके पास है और एक ये आपके पास है, और एक रिलेशन आपको मालूम है. व्हाट इज दैट रिलेशन? तो शायद से पैरेलल वाला कोई रिलेशन. बिल्कुल, पैरेलल वाला रिलेशन हम क्या बोल सकते हैं, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू डी वेक्टर. ठीक है ना. सी माइनस बी जो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा आपके पास, ये डी वेक्टर के बराबर होगा. और सी माइनस, अच्छा ठीक है, वो सेम ही आ जाएगा, फिर से सामने वाला भी ले सकते हो आप. ठीक है, तो सी माइनस बी आपके पास डी आ जाएगा. तो पूरे इक्वेशन को या तो सी बी में रखो या तो सी डी में करो, एक कोई भी दो में कन्वर्ट करके कंपेयर करना. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी को लिख देता हूँ सी माइनस बी के फॉर्म में. ओके, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ सी का निकाल लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, बी का निकाल के 0 से कंपेयर करते हैं, तो बी निकाल लो आप, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 म्यू टाइम्स बी वेक्टर, यहाँ से एक निकला, प्लस अब डी वेक्टर को लिख सकते हो आप सी माइनस बी, तो 3 टाइम्स सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 4. सो इफ यू फाइंड आउट सी फ्रॉम हियर, आपको सी कितना मिल जाएगा, आपको नेट जो, सॉरी बी कितना मिल जाएगा, नेट बी आपको जो मिलेगा वो मिलेगा -3/4 टाइम्स बी वेक्टर निकलेगा यहाँ से बाहर. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -3/4. ठीक है, -3/4. सो दिस इज एक्चुअली -3/4 अपॉन म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. तो आई थिंक म्यू आ जाएगा आपके पास 5/4. लिख लो यहाँ से. ओके, म्यू आ जाएगा 5/4. नोट कर लो. सर कंफ्यूज हो गया. कहाँ पे कंफ्यूज हो गया तुम? सर मैंने वो डायरेक्ट सॉल्व किया तो नहीं आ रहा. सर अरे क्या कर लिया? सर यस 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 यस. सर सी माइनस बी इज इक्वल टू डी के बाद बताओ. सी माइनस डी इज इक्वल टू बी है, तो जहां जहां पे डी आपके पास है वहां पे आपने उसको सी माइनस बी लिख दिया. तो रिजल्टेंट यहाँ से बी का कोएफिशिएंट -3/4 निकला और यहाँ से 3 म्यू बाय 5 निकला. अब बी का कोएफिशिएंट तो 0 होना चाहिए, तो उसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो म्यू आपके पास 5/4 आ जाएगा. वंस यू गेट म्यू, दूसरे सी में सर वो सी सब्स्टिट्यूट कर. माइनस बी कैसे आया? अरे बेटे दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ये सामने वाले. इक्वल होंगे ना, सी माइनस बी इक्वल टू डी. पैरेललोग्राम है ना बेटा. ठीक है. ओके, ये पोजीशन वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से पूरा हमने सॉल्व किया है. अगर आप चाहो तो वेक्टर लेंथ की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक मेथड ये लिख लो, दूसरा मेथड भी मैं नीचे बता देता हूँ, वो मेथड से भी कर सकते हो क्वेश्चन को. ये चीज सर क्लियर वो है? नहीं आ रहा सी माइनस बी वाला. क्या नहीं आ रहा है मेरे बेटे? ये वेक्टर तो सी माइनस बी वेक्टर होगा और ये वेक्टर डी वेक्टर होगा, डी -0, तो दोनों बराबर है ना, सामने आमने सामने. अच्छा, वो मैं वो समझ रहा था वेक्टर वाला. पूछो, जो जो समझ नहीं आ रहा तुम पूछते जाओ, फटाफट सीखते जाओ. सर वो निकालने की जरूरत क्या पड़ी? अरे नहीं तो कैसे निकालोगे रिलेशन? तुमको डी का तो कोई रिलेशन मालूम ही नहीं है ना बेटा. डी का रिलेशन हमें कुछ मालूम ही नहीं है ना. सर पर वो 3 दूसरी वेरिएबल है तो. इक्वेशन आएगी ना लैम्बडा और 1 के उससे. अरे मेरे बेटे 3 वेरिएबल होते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए होती है. 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए. 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं. चलिए अलिया सर एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर फिर भी नहीं आता है मुझसे पूछना. ओके, मैं एक दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ, वो मेथड आप समझ लो. मेथड 2 ऑफ डूइंग इट इज, आप क्या कर सकते हो, वेक्टर लेंथ की मदद से करो. ABCD आपका पैरेललोग्राम है और इसने बोला ABCD is a parallelogram and 2 points P and Q divide BC.
एक P पॉइंट आ जाएगा जो BC को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, 2:3 में, और 1:3 में DC को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। P और ये पॉइंट आपका है Q। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने R ले लिया। अब बहुत ध्यान से समझना, आपने क्या बोला, ये वेक्टर लेंथ ए वेक्टर है, ये वेक्टर लेंथ ए वेक्टर है, यहां से 0 से शुरू किया। अब आपने बोल दिया कि ये वाली जो पूरी वेक्टर लेंथ है ना, पूरी की पूरी, ये पूरी बी वेक्टर लेंथ है, तो बोल सकता हूँ ये भी बी वेक्टर लेंथ होगा, और मैं बोल सकता हूँ ये भी ए वेक्टर लेंथ होगा। डू यू अग्री विथ मी? सेम वेक्टर उठा के ऊपर रख दिया, सेम वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? अब ये जो ए वेक्टर है ये लेंथ में है, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर का कितना हिस्सा है, 2/5 है, तो पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा a प्लस 2/5 टाइम्स बी वेक्टर। वैसे ही ये q जो वेक्टर है ये पोजीशन में इसकी कितनी लेंथ पे होगा, ये b वेक्टर प्लस a/4 वेक्टर। तो नोट कर लो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर प्लस a/4 वेक्टर। सर वापस सर तो फिर इसमें भी वो लैम्बडा लेके ही फिर निकालेंगे ना। यस, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वेक्टर आए कैसे, सर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सब फिर वो लैम्बडा को हम लोग वेक्टर लेंथ मानेंगे। लैम्बडा इज अगेन रेशियो बेटा, जो रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है, सर वो ठीक a है। प्लस 2/5 b कैसा है? बेटा ये लेंथ कितनी होगी, 2/5 ऑफ b होगी ना, पर सर वो किसकी वैल्यू है? ये वेक्टर की, इस वेक्टर की वैल्यू है ये, अरे सर वो a प्लस 2/5 है। वो इस वेक्टर की लेंथ है, p वाले की, मतलब हाँ, एडिशन ऑफ इससे वेक्टर्स होता है ना, AP वेक्टर का बिल्कुल, ठीक है ना। लेंथ है ना। यस, ओके। और फिर ये वेक्टर का भी लेंथ हमने निकाला b प्लस a/4, तो सिमिलरली अब लैम्बडा 1 म्यू 1 से आप निकाल लो सारी चीजें। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अब c का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, a सर वेक्टर AQ प्लस और b AP वेक्टर। के बाद क्या किया? क्या क्या क्या, AP और AP AQ AQ, निकाला आपने। बस AP AQ निकाल के फिर लैम्बडा म्यू वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ओके। अब ये दो लाइन आ गई आपके पास, R निकालना है जो μ/1 डिवाइड कर रहा है, ये 0 है और ये a प्लस बी वेक्टर है। दूसरी जो लाइन आपके पास आ गई है वो है ये वाला पोजीशन वेक्टर है b प्लस a/4, और ये वाला है आपके पास R, और ये वाला है आपके पास p, ये था q, और ये रेशियो हमने ले लिया है λ/1 रेशियो। तो अब दो लाइन इनको सॉल्व करेंगे आप। सर AP AQ क्यों निकाला फिर? बेटा p का पोजीशन वेक्टर मालूम नहीं होगा तो सॉल्व कैसे करोगे तुम लिख रहे हो कि सिर्फ हाँ सुन रहे हो मेरी स्टोरी, लिखना भी है तो दिमाग चलेगा। अरे समझ आएगा फिर लिखूंगा ना सर। मेरे बेटे लिखेगा तो तेरे को समझ आएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पिक्चर खत्म हो जाएगा तो आगे का भूल जाओगे क्या समझाया आपने। जो बोल रहा हूँ वो लिखते भी जाओ साथ साथ में, जो जो वेक्टर निकाल रहा हूँ वो लिखते जाओ, निकाल रहा हूँ लिखते जाओ, सर अब रुक जाओ लिखने दो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अरे सर रुक जाओ। 2-3 क्वेश्चन में 1-1.5 घंटा निकल जाता है अपन लोगों का तो। सर लैम्बडा की वैल्यू 2 है। लैम्बडा की वैल्यू आपकी सॉल्व करने पे अभी निकाला तो था मैंने, क्या निकाला था मैंने, म्यू निकाला था, है ना। हाँ लैम्बडा 2 आ हाँ जाएगा, सर, म्यू 5/4 आ रहा था। करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, लैम्बडा 2 आ जाएगा, ठीक है। यस ओके, सर। मतलब AP का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, a प्लस 2/5b को। यस बिल्कुल, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये, हाँ तो सर फिर वो उधर वेक्टर मत लगाओ। चले आगे क्या। सर एक मिनट। हाँ सर। अरे सर बाकी बोल रहा हूँ फिर भी यार। सब तक तुम जल्दी जल्दी लिखो यार, अभी देख रहे हो तुम 1 घंटा हो गया अपने को, कितने क्वेश्चन किए अपन ने आज, कितने क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन था ये।
बताओ। तो ऐसे करेंगे तो कब खत्म होगा चैप्टर ये? था जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो, तुम लोग सिर्फ सुनो मत जब मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते भी चलो। चलो नेक्स्ट, ABCDEF is a regular hexagon. M is the midpoint of DE, N is the midpoint of AM, and P is the midpoint of BC. And if NP is lambda times AB plus mu times AF, then lambda and mu is कितना होगा? चलें क्या? हाँ सर। देखो, लेट्स मेक द फिगर। रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं पहले। तो रेगुलर हेक्सागन कैसे बनेगा? ये आपका जैसा फिगर बन रहा होगा, ABCDEF is a regular hexagon. ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है। M is the midpoint of DE. M जो है वो DE का midpoint है। ओके, नेक्स्ट, N is the midpoint of AM. N जो है वो AM का midpoint है। ओके, एंड P is the midpoint of BC. P जो है वो BC का midpoint है। ओके, एंड इफ NP को मैंने AB और AF के फॉर्म में लिख दिया है, तो मुझे लैम्बडा और म्यू बताना है। ओके, तो सबके पोजीशन वेक्टर्स मार्क कर लेते हैं, फटाफट फटाफट काम हो जाएगा आपका। देखो, ये मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये अगर मैं A वेक्टर बोल रहा हूँ तो A वेक्टर लेंथ हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ है, ध्यान रखना आप। ये अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला मान लेते हैं B वेक्टर है, ठीक है ना। वेक्टर A हो गया, तो C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके लिए? A प्लस B हो जाएगा क्या? सर बी ये क्या B है? वेक्टर लेंथ है, तो ये A Length? प्लस B वेक्टर हो जाएगा। सर लेंथ के फिर पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर A प्लस B हो जाएगा। D का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? अरे सर नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो? अरे पर है 2B वेक्टर है, 2B वेक्टर। भूल गए क्या आप? ये हेक्सागन का क्वेश्चन तो करवा के आए भाई, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। A वेक्टर, अरे B ए वेक्टर, बी क्या है पर? A वेक्टर इसका लेंथ है, ये पोजीशन इसका A वेक्टर हो जाएगा। सब पोजीशन लेके कर सकते हैं ना, वो मिड पॉइंट फाइंड करता है। फिर उसमें ज्यादा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेंथ से करोगे तो कम इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। पोजीशन वेक्टर में ज्यादा इक्वेशन बना के ज्यादा रिलेशन निकलेंगे। तो सर हम लेंथ मैग्नीट्यूड से ही लेके करेंगे। करना है। यस, तो ये ओके कितना सर। बन जाएगा? A वेक्टर बन जाएगा आपका, ये B वेक्टर बन गया आपका, तो ये C का पोजीशन हो जाएगा A प्लस B वेक्टर। D का 2B वेक्टर होगा, तो CD वेक्टर कितने लेंथ का हो गया? इसमें ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं ना अपन। सर 2B प्लस A। 2B देखो, मैं बताऊँ एक मिनट। ये 2B मैंने लिख दिया, वो 2B उसके लिए लिखा था। ये आपका 2B वेक्टर है, क्योंकि वो डबल और उसके पैरेलल होता है। सिमिलरली ये B वेक्टर है आपका, ये भी A वेक्टर है आपका। अच्छा, अब सर ये 2A जितना प्लस होगा, B। ये कितना होगा? ये A वेक्टर था, ये B था, अब ये कितना हो जाएगा? जैसे क्वेश्चन मार्क कैसे निकालोगे आप?
ए से आके जाके पूरा कंप्लीट कर लो। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस लेट्स से सी वेक्टर है जो हमें मालूम नहीं है, सी वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये आपने निकाला हुआ है, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये अगर आपको याद हो। हाँ सर। तो ये बी माइनस ए हो गया आपके लिए। अब मेरे हिसाब से सब कुछ कर लोगे आप। अब देखो आपको m का पोजीशन वेक्टर चाहिए। m का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, m क्या लेंथ पे है, m का वेक्टर b माइनस ए प्लस बी प्लस ए बाई टू। तो बोल सकते हैं 2b माइनस ए बाई टू होगा। यस सर। नेक्स्ट सर पर वो तो एक ईडी का लेंथ जो होगा उसके हाफ पे है ना। हाँ तो लिख दिया ना ए बाई टू, बेटा करके देख लो। तो सर उसका ए लेंथ है तो a/2 नहीं होगा। ए बाई टू लिया बेटा, सब कर लिया, तुम चेक कर लो। b माइनस ए बी ए बाई टू, तो 2b माइनस ए बाई टू ही बनेगा। नेक्स्ट फटाफट फटाफट करो। अब पॉइंट आपके पास आ जाएगा p। p का पोजीशन क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाई टू होगा। हाँ सर। एंड इसका मिड पॉइंट है किसका, am का मिड पॉइंट है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर बाई फोर होगा। ये सब। अब np वेक्टर क्या है आपका, बेटा मिड पॉइंट है ना, इसका आधा हो जाएगा, एग्जैक्ट आधा। 2b माइनस ए बाई टू का आधा b माइनस ए बाई फोर। np को ज्वाइन कर लो आप। हाँ हाँ सर, समझ np पा को ज्वाइन कर लेंगे। अब np क्या लेंथ का होगा, np विल बी p वेक्टर माइनस n वेक्टर, p वेक्टर माइनस n वेक्टर। p पे पोजीशन क्या है, a प्लस बी बाई टू माइनस b माइनस a बाई फोर। तो कितना हो जाएगा, a प्लस a बाई फोर 5a बाई फोर, b माइनस b बाई टू तो माइनस b बाई टू। ये आपका np वेक्टर हो गया, np वेक्टर हो गया। ठीक है, चीज क्लियर है। यस सर। सर एक अब मिनट ना। हाँ लिखो, यहाँ तक लिख लो फटाफट मेरे साथ। np वेक्टर हमने निकाल लिया है। अब बोल रहा है np वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ab वेक्टर, मतलब a वेक्टर न्यू टाइम्स af वेक्टर। अब af वेक्टर क्या है, b माइनस a वेक्टर। तो पता क्या चल गया, लैम्डा माइनस 1 टाइम्स a वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर इज योर np वेक्टर। कंपेयर कर लो लैम्डा माइनस 1 को 5/4 से, नेक्स्ट म्यू को माइनस 1/2 से। तो म्यू कितना आ गया आपके पास, माइनस 1/2 आ गया। और लैम्डा माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 5/4, तो लैम्डा आ जाएगा, सॉरी लैम्डा माइनस म्यू है, दिस इज नॉट लैम्डा माइनस 1, ये है लैम्डा माइनस म्यू, कि म्यू है ना एक साथ। तो ये लैम्डा माइनस म्यू आ जाएगा। तो लैम्डा आ जाएगा 5/4 प्लस म्यू, म्यू कितना है माइनस हाफ। तो 5/4 माइनस हाफ विल बी 3/4। तो लिख लो लैम्डा आ जाएगा 3/4। नोट कर लो, म्यू माइनस 1/2 लैम्डा 3/4। फिर आगे चलते हैं हम लोग। हो गया सर। ओके चलिए, लेट्स फर्दर मूव ऑन। देखो अगर आपने पोजीशन वेक्टर से किया तो आपके पास 5 वेरिएबल आ जाएंगे, तो उनको फिर आपको रिलेट करना पड़ेगा। b माइनस ए इसके बराबर होगा, c माइनस बी इसके बराबर होगा। सो बेटर इज यू टेक लेंथ एंड यू शिफ्ट द वेक्टर्स। लेंथ ले लिया, शिफ्ट किया, लेंथ लिया, शिफ्ट लिया, ठीक है। यस सर। ओके, अब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको सिर्फ समझते जाना है आपको, लिखना जरूरी नहीं है। क्या क्या हम बोल रहे हैं ध्यान समझो आप। Two non-collinear vector will always define a unique plane। अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनसे हमेशा एक प्लेन डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या है, एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए मुझे हमेशा क्या चाहिए होता है, एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए देखो एक वेक्टर अगर आपने लिया तो वो हमेशा एक प्लेन में आ जाएगा। हाँ एक वेक्टर तो हमेशा किसी ना किसी प्लेन में लाई करेगा, लेकिन अगर मुझे एक यूनिक प्लेन बताना है कि भाई ये ही प्लेन ऐसा होगा जो इन दोनों वेक्टर को कंटेन करेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझना आप।
बेटा ध्यान समझो, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, उसको कंटेन करने के लिए अनंत प्लेन आ सकते हैं, अनंत प्लेन। ऐसे आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, जब मैं आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बता रहा था तब मैं बता रहा था कि एक लाइन से अनंत प्लेन पास हो सकते हैं, यस और नो? यस सर। वैसे इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। अब इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे दो वेक्टर चाहिए। एक वेक्टर से तो अनंत लाइन पास हो सकती है। आप ऐसा सोचो, कोई भी आप पेन ले लो, ठीक है, अब वो पेन को रोटेट कर दो उसके अबाउट। आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग, देखो मैं एक बार बताऊं आपको। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एक वेक्टर है तो एक प्लेन, इसको एक हिंज ये है, फिर एक वेक्टर थोड़ा सा ऐसे बनाओ आप, प्लेन ऐसे बनाओ, फिर एक प्लेन थोड़ा सा ऐसे बनाओ, तो ऐसे रोटेट कर सकते हो ना आप इसको पूरा 360 डिग्री। तो हाँ एक लाइन के अबाउट 360 डिग्री रोटेट कर करके आप अनंत प्लेन्स बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स यू कैन गेट। तो एक प्लेन को फिक्स करने के लिए दो वेक्टर की जरूरत है। ओके सर सर yes. सर ये एक टॉपिक एक बार ब्रीफ कर दो ना, प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे बहुत। हमें यहाँ पे सिर्फ हम लोग पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, ठीक है। जैसे एक लाइन को फिक्स करने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट से अनंत लाइनें पास हो सकती है। वैसे ही एक प्लेन को फिक्स करने के लिए 2 वेक्टर चाहिए। नेक्स्ट, अब परपेंडिकुलर टू प्लेन देयर आर 2 वेक्टर्स। एक प्लेन के परपेंडिकुलर 2 वेक्टर होंगे। सर आप बोलोगे आपसे बहुत सारे, बेटा ये सारे के सारे इसके पैरेलल है, इन सबकी डायरेक्शन सेम है, दीज ऑल आर सेम वेक्टर, सेम डायरेक्शन इन सबकी, जबकि इन सबकी डायरेक्शन भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस किसका होगा? मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर 2 ही वेक्टर बन सकते हैं, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। नेक्स्ट, अब पैरेलल टू अ प्लेन इनफाइनाइट वेक्टर्स आर देयर। बिल्कुल सही बोला उसने, एक प्लेन को पैरेलली इनफाइनाइट वेक्टर्स लाई करते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक प्लेन है, एक वेक्टर ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा हो गया, तीसरा ऐसा हो गया, चौथा ऐसा हो गया, ये सारे वेक्टर एक प्लेन में कंटेन हो जाएंगे ना। तो Yes, एक sir. वेक्टर इनफाइनाइट वेक्टर्स एक प्लेन के अंदर कंटेन हो जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ये हम चीज बोलना चाह रहे हैं। तो पैरेलल टू अ प्लेन इनफाइनाइट वेक्टर्स आर देयर। तो हम पैरेलल टू प्लेन का मतलब क्या पता है आपको? ये प्लेन है, आपने प्लेन बिठा दिया, अब ऐसे वेक्टर इसके ऊपर है सारे के सारे, तो ऐसे अनंत वेक्टर आ जाएंगे जो कि प्लेन के पैरेलल होंगे। प्लेन के पैरेलल मतलब इसके अंदर एक वेक्टर होगा, प्लेन के अंदर, जो गिवन मेरे लाइन, जो गिवन मेरे वेक्टर के पैरेलल होंगे, ठीक है। थोड़ा सा 3D में इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको। ये आपकी जमीन है, ये प्लेन है, तो ऊपर एक ऐसा वेक्टर होगा जो बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। तो इस प्लेन के पैरेलल कितने वेक्टर होंगे? अनंत वेक्टर ऐसे बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल का मतलब ये होता है कि वो प्लेन को काटेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 वेक्टर से हमेशा एक प्लेन पास करेगा ही करेगा। जैसे 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास करेगी करेगी, वैसे 2 वेक्टर से हमेशा एक प्लेन पास करेगा ही करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, पैरेलल टू अ लाइन 2 यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट। पैरेलल टू अ लाइन 2 यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक लाइन के पैरेलल 2 यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? एक इसी की डायरेक्शन में और एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। सर तो नेक्स्ट, ऊपर इनफाइनाइट वाला करा था वो प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, हाँ सर। प्लेन के पैरेलल। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर टू अ लाइन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट। एक लाइन के परपेंडिकुलर अनंत वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर ये होगा, एक ये भी वेक्टर होगा। 3D में इमेजिन करना, दिस इज ऑल इन 3D। तो एक ऐसा सर्कुलर फिगर बन सकता है ना, तो सब 90 डिग्री पे हो उसके। डू यू एग्री? सर उस नो लाइन सर। 90 ये डिग्री। देखो, ये 90 होगा, फिर एक 90 डिग्री इसके प्लेन के बाहर आने वाला भी तो होगा। हाँ सर। तो ऐसे तो सर 90 वैसे तो 3 ही डिग्री हो गए ना। इनफाइनाइट होंगे ना बेटा, हर एक 90 डिग्री पे ही होगा ना इसके कंपैरिजन में। ऐसा पूरा पूरा ये सब 90 पे ही होंगे ना, सर्कुलर रिंग बनेगी। अच्छा हाँ, वो परपेंडिकुलर अगर वो प्लेन ही ले ले उसके, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। ये वेक्टर, ये वेक्टर, फिर आपने अगर थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं मैं, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट, चलिए, तो दीज आर 6 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स। नेक्स्ट 7th,
2 planes cannot intersect at 2 points. 2 प्लेन कभी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा एक लाइन बन जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, to a given vector infinitely many perpendicular directions are given and are all coplanar. देखो क्या ये बोलना चाह रहा है. टू अ गिवन वेक्टर, एक गिवन वेक्टर के इन्फिनिटली मेनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे. बिल्कुल भाई, इसके परपेंडिकुलर एक ये हो गया. 3D में अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3D में तो अनंत वेक्टर आ जाएंगे. कैसा ना, इन्फिनिटली एक वेक्टर के परपेंडिकुलर इन्फिनिट वेक्टर्स और आ सकते हैं. ठीक है, लेकिन खासियत क्या होगी. तो इसके पहले वाला, अरे मेरे बेटे, जो था वो भी तो यही था. मैंने तुमको क्या बोला इलियसगर, अपने दिमाग को सोचने का टाइम दो, सिर्फ उसको सोचने के लिए बोलो. एक वेक्टर आपका ऐसा है, अब ये प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है. अब इस प्लेन में अनंत वेक्टर लाई कर सकते हैं ऐसे. हाँ. तो ये सारे प्लेन परपेंडिकुलर हो गए इसके. हाँ. समझ गए तुम. पर सर वो लास्ट वाला भी तो वही था. वो लास्ट वाला भी तो आपने ऐसे ही समझाया था कि एक वेक्टर लिया था और उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लिया था. उसमें अलग था, एक प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर लिया था. ऐसा नहीं, वो लास्ट वाला परपेंडिकुलर टू लाइन इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट. हाँ बिल्कुल ठीक है. ओके, वो दोनों सेम हो गए ना. कौन से दोनों सेम हो गए. 6th और 8th. तो 8th में हमने दूसरा एक चीज क्या बोला, दे ऑल आर लाइंग इन अ प्लेन. उधर तो लाइन सर उसमें भी तो प्लेन में ही था ना. क्या था. तुमको कंफ्यूजन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट इज द कंफ्यूजन दैट यू हैव. सर पर व्हाट इज द सर इधर भी कंफ्यूजन. तो आपने वो ऐसे ही बनाया था कि एक यूनिट वेक्टर था और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बिल्कुल थी. यस, 6th वाला और 8th वाला बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है. गलत क्या है इसमें. बट 8th वाले में हमने दूसरी चीज ये समझी कि वो जो दूसरे सारे वेक्टर आ जाएंगे, ये वाले जो सारे वेक्टर हाँ, होंगे तो दोनों ये सेम है ना, सारे जैसे मैं सेम बोल रहा प्लेन में होंगे. अरे तो तुमको तकलीफ क्या हो रही है. तकलीफ क्या है, वो डाइजेशन कोप्लेनर प्रॉब्लम तो होंगे. नहीं हो रही है. अच्छा, वो समझ आ रहा है ना. अबे तकलीफ हो रही है क्या कुछ. हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया. यहाँ पे इसने बोला कि एक वेक्टर के परपेंडिकुलर सर इनफाइनाइट 7th वेक्टर, वाला एक बार और बता. और इसने बोला कि इन हर इनफाइनाइट जो वेक्टर्स बन रहे हैं ये सारे के सारे इसके प्लेनर होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे. अब यहाँ से हम विजुअलाइज नहीं कर पाते कि सारे के सारे सेम प्लेन में कैसे होंगे, तो यहाँ पे हमने उसी तरीके से इसको विजुअलाइज किया कि 90 है तो सारे के सारे यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर इसी प्लेन में लाई करेंगे. ओके सर. तुम्हें फड़फड़ाहट क्यों हो रही. नहीं, मुझे लगा वो दोनों सेम ही है. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम सर वेस्ट 7th वाला छोड़ दो. नेक्स्ट 8 में आ जाओ, 9th में आओ. Infinitely directions which make angle theta with it, and all these directions lie on the conical surface for which the given vector will be the axis and theta will be the semi-vertical angle. अब हम इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक हमारे पास प्लेन है, तो उससे थीटा एंगल बनाने वाले ऐसे अनंत वेक्टर आपको मिलेंगे. अब ये जो अनंत वेक्टर होंगे, ये अनंत वेक्टर क्या बनाएंगे, ये अनंत वेक्टर एक कोण बनाएंगे. All these infinite vectors will make a cone, and what is the speciality of this cone. These all will be the slant heights. ये सारी की सारी उसकी slant heights है, और सबके सब vertical जो semi vertical angle होता है ना, vertical angle थीटा बनाएंगे. एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है slant height, that is the semi vertical angle, तो वो एंगल थीटा बनाएगा. Okay, let's further move on. अरे मेरे बेटे, एक लाइन होती है, मुझे एक चीज बताना, एक लाइन होती है वो 2 पॉइंट से पास करती है हमेशा. हाँ. ठीक है. A line always passes through 2 points. Yes. Why? हाँ. Why? सर्कल करती है. हाँ, why? लाइन कलेक्शन ऑफ पॉइंट. साहिल 1 मिनट लिया को बोलने दो, वो क्या बोलना चाहता है हमें समझना है. A line passes through 2 points. Why? सर पास करती है, अभी उसमें मैं क्या बोलूं. तुमने क्यों नहीं पूछा. तुमको जब तुमको 8-9 में लाइंस पढ़ाया तब तुमने नहीं पूछा ये कि एक लाइन 2 पॉइंट से हमेशा क्यों पास करती है.
नहीं सर 8-9 में इतना सीरियस नहीं था। तो अभी भी तुम सीरियसली मत लो, याद रख लो, टू प्लेन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। क्या दो लाइनें, चलो तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्या दो लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? 2 लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? सर ज्योमेट्री उसमें क्या बोले? क्या क्या ज्योमेट्री, क्या फड़फड़ाहट क्यों हो रही है? ये लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं मैथमेटिक्स की, कि दो लाइन कभी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वैसे ही बहुत सिंपल चीज ये है कि दो प्लेन कभी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दो प्लेन कभी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे 3D में प्लेन होता है, वैसे 2D में लाइन होती है। अच्छा ओके सर, अब समझ में आया। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, समझना नहीं है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हूं। सर दो प्लेन मतलब दो दो प्लेन जब मतलब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पूरी लाइन बनाएंगे ना, दो तो वो प्लेन तो का इनफाइनाइटली पॉइंट मेनी ऑफ पॉइंट्स हो गए। इंटरसेक्शन। अब एक खिलाड़ी, दो प्लेन का मतलब ये होता है कि जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो प्लेन्स का इंटरसेक्शन ही निकालते हैं। तो कभी भी सोल्यूशन, दो सोल्यूशन आते हैं क्या एक साथ? नहीं, मतलब वो तो 2 0 पॉइंट 0 पे 0 इंटरसेक्ट कैसे पे। करेंगे? या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। हाँ ठीक है, तो यूनिक अच्छा सोल्यूशन मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंट प्लेन्स और दे आर इंटरसेक्टिंग इन अ लाइन। ठीक है, हाँ फालतू सर। सवाल पूछ, ज्यादा टाइम मत बर्बाद करो यार। अब आगे चलो, नेक्स्ट। ठीक है ना, अब नेक्स्ट ले लेते हैं, टू फिक्स अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए, भाई एक लाइन फिक्स कब होगी? 2 पॉइंट चाहिए फिक्स करने के लिए उसको, या केस 1 2 पॉइंट चाहिए उसको फिक्स करने के लिए, या एक पॉइंट और एक पैरेलल डायरेक्शन चाहिए। मतलब मुझे एक पॉइंट पता है लाइन के ऊपर, अगर मैं बता दूं कि भाई आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या मैं लाइन को फिक्स कर सकता हूं? बिल्कुल फिक्स कर सकता हूं। थर्ड पॉइंट, a point and two perpendicular directions which are mutually non-collinear। बिल्कुल, ये देखो तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना है आपको। एक लाइन को फिक्स करने के लिए मुझे ये नहीं पता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन ये मुझे पता है कि वो जो लाइन होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा अगर मुझे दो वेक्टर पता है, ध्यान से समझना, दो वेक्टर पता है, तो उसके परपेंडिकुलर अगर मैं करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा हमेशा में। यस सर। तो अगर मुझे दो वेक्टर पता है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो दो नोन वेक्टर को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मुझे डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन मिल जाएगी गिवन वेक्टर के? सर परपेंडिकुलर ना। परपेंडिकुलर। बेटा फिर से आप क्वेश्चन रीड करें, a point and two perpendicular directions perpendicular to the required which are mutually non-collinear। मेरे पास एक वेक्टर है ये, और मुझे इसका डायरेक्शन नहीं मालूम है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल होगा ए बी के परपेंडिकुलर वेक्टर के। हाँ तो ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा तो मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, एंड दिस वेक्टर वुड डेफिनेटली बी पैरेलल टू माय वेक्टर, यस। and there will be infinitely many parallel vectors like this. So how will I fix my line? I will fix a point and I'll fix a vector. Is it clear? यस सर। नोट कर लेंगे इसको भी, चलो। हो गया सर। चलिए ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद क्लास को कंक्लूड करेंगे हम। टू फिक्स अ प्लेन, अब एक प्लेन को फिक्स करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? टू फिक्स अ प्लेन वी नीड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक प्लेन को फिक्स करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। जैसे एक लाइन को फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए,
ठीक है, हेलो, यस सर। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, इधर वी नीड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट होंगे तभी प्लेन फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा बेटा? क्योंकि अगर 2 पॉइंट हो गए तो वो तो एक वेक्टर बनाएगा, और एक वेक्टर से तो इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनेंगे, और 2 वेक्टर से एक ही प्लेन पास करता है। नेक्स्ट, अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड अ पॉइंट ऑन इट। एक प्लेन को फिक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट तो चाहिए। अब वो पॉइंट से तो भैया अनंत प्लेन पास कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेन ऐसे होंगे जो इसी पॉइंट से पास करेंगे। तो अगर मुझे अभी प्लेन को फिक्स करना है तो मैं क्या बोलता हूं, एक मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर आप दे दीजिए, मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे दीजिए। तो अगर मैंने मान लो परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया कि भाई प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ये, तो डेफिनेटली प्लेन फिक्स हो गया। इज इट क्लियर? तो प्लेन को फिक्स करने के लिए एक परपेंडिकुलर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। थर्ड, a point and 2 parallel directions to the plane which are mutually non-collinear। अब ये क्या बोल रहा है? सेकंड वाले का ही ये पार्ट है कि आपको क्या कर दें, हम प्लेन के अंदर 2 पैरेलल वेक्टर दे दें, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करके परपेंडिकुलर निकाल लेना, और एक पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, तो एक बार सेशन आप देख लेना, और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स वापस से आप नोट डाउन कर लेना। थर्ड पॉइंट एक बार और। ये 3D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D के सारे फॉर्मूलाज हम यहीं से निकालेंगे। ये सारा जो मैंने बताया, तीनों 3 पॉइंट, ये 3D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस से सुन लेना अगर आपको प्रॉब्लम गई है समझने में। अ पॉइंट एंड 2 पैरेलल डायरेक्शंस टू द प्लेन व्हिच आर म्यूचुअली नॉन कोलिनियर, मतलब 2 पैरेलल टू प्लेन अगर वेक्टर होंगे, उनका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। अब अगर आपको प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया ना, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, तो आपके पास एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और एक पॉइंट चाहिए। तो अगर जैसे आपको पॉइंट मिल गया तो आपका प्लेन फिक्स हो जाएगा। बेटा पॉइंट क्यों चाहिए पता है आपको? अगर पॉइंट नहीं होगा तो ऐसे अनंत वेक्टर आ जाएंगे, अनंत प्लेन आ जाएंगे, जो कि इस परपेंड जिसके लिए ये वाला डायरेक्शन परपेंडिकुलर। आपने पॉइंट स्पेसिफाई कहाँ किया है? लिखा है, अब पॉइंट लिखा है, सबसे पहले पॉइंट लिखा है, तो यू नीड अ पॉइंट। अच्छा हाँ, ठीक है, तो प्लेन को फिक्स करने के लिए पॉइंट और परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखोगे तभी आपका 3D का 3D शुरू कर पाएंगे हम। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये सब पॉइंट नोट कर लो, देन विल कंटिन्यू विद वेक्टर्स इन द नेक्स्ट क्लास। सर ये आज रात को